आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। मैं साइकोलॉजिस्ट तेजस्वी। आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे और यही मेरी प्रार्थना है कि आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसे मैं जब से समझी हूँ, जितना अधिक समझती हूँ उसे उतना अधिक लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट फ़ील करती हूँ, अपने लिए इम्पॉर्टेंट फ़ील करती हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ खुद से, खुद के रिलेशन की। और इस रिलेशनशिप में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, तो उसका एक हिस्सा मैं सेल्फ एक्सेप्टेंस पे बात करने जा रही हूँ। मगर उसके पहले एक छोटी सी चीज़ कि जानकारी ही हमें कितनी है, समझते ही हम कितना है। मेंटल हेल्थ, हम सब लोग फिज़िकल हेल्थ को जानने समझने लगे हैं और उसके लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सभी को। बट हम मेंटल हेल्थ को नहीं समझते हैं। मेंटल हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आप फिज़िकली बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हुए भी एब्सोल्युटली अनप्रोडक्टिव हो सकते हैं। अपने पोटेंशियल से तो दूर आप डिप्रेशन, एंजाइटी में, सेल्फ हार्मिंग स्टेट में जा सकते हैं। पर ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर मुझे कहाँ कोई डिसऑर्डर है, मुझे कोई डायग्नोसिस थोड़ी दी गई है, मुझे कोई बीमारी थोड़ी है, तो मैं हेल्दी हूँ। नहीं, एक ऐसा कंडीशन जब आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली, कॉग्निटिवली मीन्स बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से जब आप अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव पाते हैं, आप कंट्रीब्यूट करने के कंडीशन में होते हैं, आप अपने डे टू डे लाइफ के सारे ज़रूरत को मीट कर पाते हैं, अपनी पोटेंशियल पे होते हैं, तो उस स्टेट को हेल्दी होना कहते हैं। सिर्फ डिजीज़ का नहीं होना, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, फोबिया जैसे कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं। पता है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन हमारे देश का स्ट्रेस में है, और वो भी सरप्राइजिंगली एडोलसेंट्स का 40% एडोलसेंट्स स्ट्रेस में है। 35 से 40 के एज ग्रुप के लोग सबसे अधिक डिप्रेशन में हैं। देश के ऑलमोस्ट 5 to 6.5% पॉपुलेशन डिप्रेशन में है। इसी तरह से लगभग 5 to 6% पॉपुलेशन एंजाइटी में है। निमहैंस का डाटा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, 2015-16 की स्टडीज़ बताती है कि लगभग देश में 15% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक इंटरवेंशन की ज़रूरत है। साथ साथ में कोविड के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़े हैं। 25%, 27% का इंक्रीज़ आया है आफ्टर कोविड। तो एग्जैक्टली हमें क्लियरली पता नहीं है कि कितने सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। एक मेटा एनालिसिस बताती है कि लगभग 10% इंडियंस किसी न किसी साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिसऑर्डर के शिकार हैं। दूसरी स्टडीज़ तो मोर देन 20% की ओर भी इंडिकेट कर रही है। द थिंग इज़, चूँकि हमारे देश में अवेयरनेस बहुत कम है। एक स्टडी है जो निमहैंस ने ही कंडक्ट की थी, और वो ये बताती है कि 150 मिलियन इंडियंस को किसी ना किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर वो किसी ना किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं। और आयरनी ये है कि ओनली 30 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज या मेंटल हेल्थ केयर ले रही है। रेस्ट कहाँ है? तो हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि किस सिचुएशन में हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन लेबल्ड हो जाती है कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो आलसी है, वो नेगेटिव आदमी है, पॉजिटिव नहीं रहता। एक तो पॉजिटिविटी को भी हम ढंग से नहीं समझते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं अवेयरनेस को लेकर के। तो ये हमारा कंडीशन है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एज ए साइकोलॉजिस्ट या एज एन इंडिविजुअल जो इसी सोसाइटी से बिलोंग करती है, मैं ये देख के बता रही हूँ कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन काम तो कर रही है, लाइफ तो जी रही है, मगर अपने पोटेंशियल में नहीं। वो सिर्फ ज़िंदगी को खींच रही है।
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है उसको किसी तरीके से पूरा करके। बहुत बड़ी पॉपुलेशन मोबाइल में टाइम को स्पेंड कर रही है। लगभग 23.15% पॉपुलेशन बच्चों का, एडोलसेंट्स का नोटिस किया गया है कि उनके अटेंशन में, उनके कंसंट्रेशन में, उनके फोकस में डिक्रीज़ आया है, डिस्टरबेंस आया है, डिस्ट्रप्शन आया है ड्यू टू एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल। और यही पॉपुलेशन जो एडोलसेंट्स की है उसका एक मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम दे आर ऑनलाइन। तो इंटरनेट एडिक्शन एक बहुत बड़ा इशू है जो कि फर्दर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ाता है और फ्यूचर को दिखा रहा है कि कितना भयानक हो सकता है। मैं इन डेटाज़ को बस इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एक स्टेट होता है जहाँ हम बेसिकली एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं या ये समझ नहीं पा रहे होते कि मुझे या किसी और को एक्चुअली में दिक्कत है। खुद से एक सवाल पूछिए ना, क्या आप उतने खुश रहते हैं जितने आप खुश हुआ करते थे या हो सकते हैं? क्या आप उतने प्रोडक्टिव रहते हैं? क्या आप खुद को वो मार्क्स देंगे कि आप इस पूरे दिन में जितने खुश, जितने निश्चिंत, जितने प्यार से, जितने आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे, यानी जितने फंक्शनिंग होने चाहिए थे उतने फंक्शनिंग है? या फिर जानते हैं कि आप में पोटेंशियल है मगर पता नहीं क्या कमी है, कर नहीं पाते हैं वैसा? जहाँ गुस्सा आना नहीं चाहिए वहाँ गुस्सा आ रहा है, जहाँ एक्टिव होना चाहिए वहाँ सोए हुए हैं, टाइम को किसी तरीके से पास कर रहे हैं। बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे प्लान्स, बट व्हेन इट कम्स टू डू नहीं करते। अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो दिस इज़ नॉट द साइन ऑफ अ गुड स्टेट ऑफ बीइंग, गुड स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ। ये साइन नहीं है। तो और ये क्या दिखाता है? बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन मैंने बोला जो एडोलसेंट्स का है, 40% एडोलसेंट्स स्ट्रेस में। और स्ट्रेस का रीज़न 3 मेजर फैक्टर्स हैं। वन इज़ वर्कलोड, ठीक है। एडोलसेंट्स एंड एडल्ट्स जो इनिशियली एडल्टहुड में जा रहे हैं 20-25, तो उनके अंदर प्रेशर होता है ऑफ वर्कलोड, ऑफ कोर्स मे बी देयर करियर, मे बी जो उनके स्कूल क्लासेस या उनको अपना जहाँ भी करियर बनाना उसको लेके हो। सेकंड, उनके इकोनॉमिकल सिचुएशन को लेके हो सकता है, चाहे वो उनका पर्सनल हो या फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा हो उनके नीड्स मीट नहीं कर रहे हो तो। और थर्ड, रिलेशनशिप इश्यूज मे बी विद देयर पेरेंट्स, मे बी विद देयर फ्रेंड्स और मे बी विद देयर अपोजिट जेंडर पार्टनर, उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इश्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें, फ्रेंड्स में इश्यूज़। तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ये हुई स्ट्रेस। डिप्रेशन हमारे देश में इस समय WHO का डेटा बताता है कि लगभग 5 से 6.5% पॉपुलेशन डिप्रेस्ड है और इतनी ही पॉपुलेशन एंजाइटी की भी शिकार है। कई बार ये दोनों एक साथ भी एग्जिस्ट करते हैं। भारत सुसाइड में भी बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, मतलब सुसाइड रेट भी भारत में बहुत ज़्यादा हाई है। लगभग हर घंटे कोई ना कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और सुसाइड कर रहा है। सुसाइड का बहुत बड़ा रीज़न होता है लोनलीनेस, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग अंडरस्टूड। 100 निम्हांस का ही डेटा ये बताता है कि 150 मिलियन इंडियंस किसी ना किसी तरह के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। उनको मेंटल हेल्थ असिस्टेंस चाहिए, मगर अप टू 30 मिलियन, 150 मिलियन सफ़र कर रहे हैं मगर अप टू 30 मिलियन पॉपुलेशन ही मेंटल हेल्थ सर्विसेज ले रहे हैं, मेंटल हेल्थ केयर ले रहे हैं। यानी कि सिर्फ 30%, 70% पॉपुलेशन उसी कंडीशन को बेयर कर रही है। ये तो वो डेटा है जो हमारी गवर्नमेंट हमें दे रही है, बट जब आप रियली जा कर के किसी इंसान से मिलो, हो सकता है उन्हें डिप्रेशन ना हो सकता है उन्हें एंजाइटी या किसी तरह का कोई डायग्नोसिस नहीं हो, वो फंक्शनिंग हो, अपने लाइफ के काम को कर रहे हो। क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया कि जब हम अपने लाइफ के डे टू डे टास्क को कंप्लीट कर पा रहे होते हैं, हमारा मूड, स्लीप, एपेटाइट ठीक ठाक है, तो इट शोज़ कि हमें कोई डिसऑर्डर नहीं है। मगर मैंने इसी वीडियो में पहले ही बोला कि सिर्फ डिसऑर्डर का नहीं होना
हेल्दी होने का कोई प्रमाण नहीं है. दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली being healthy. Mental health is not only the absence of mental disorder. It is far more than that. तो अगर आप किसी से भी बात करोगे तो मुझको लगता है मोर देन 50% पर्सन, चाहे वो एडोलसेंट हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हो, किसी भी स्टेट से हो, उनको अंदर, उन सबके अंदर एक कॉमन फीलिंग है ऑफ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड का, कुछ लैकिंग सा फील करते हैं. फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग अंडरस्टूड का. ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं या नहीं भी आते हैं मगर कहीं और मिलना होता है तो उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि कोई समझने वाला नहीं है. देयर इज़ नो वन विद हुम आई कैन शेयर माई पेन, जिससे मैं सजेशंस ले सकूं. इतनी इनसिक्योरिटी, बेस्ट फ्रेंड से भी कंपटीशन है, लोनलीनेस, नॉट बीइंग अंडरस्टूड, बचपन के मैल ट्रीटमेंट्स, कोई ना कोई अनसॉल्व इशू जो कई बार रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से हो या फिर अपने अफेयर से रिलेटेड हो. ये दो इश्यूज बहुत बार परेशान करते हैं. करियर के डिसीजंस और वर्क प्लेस का जो लोड होता है, इकोनॉमिकल जो रेस चल रही है जिसमें हम सोशल मीडिया में बहुत कुछ शो कर रहे होते हैं और देख करके खुद को इन्फीरियर, लैकिंग फील कर रहे होते हैं. वहाँ हर एक इंसान अपने आप को अकेला, बेचारा, कंफ्यूज्ड फील कर रहा है. और इसका साइन क्या है? बेसिकली जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इस तरह के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ होते हैं अंदर में, क्योंकि बहुत ही कॉमन सी बात है कि हम में से हर किसी के पेरेंट हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारा भला चाहते हैं, मगर उसके बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी पेरेंटिंग बिल्कुल सही रही हो. और दुनिया में कोई ऐसे पेरेंट नहीं हो सकते जो कहें कि बिल्कुल परफेक्ट पेरेंटिंग है, क्योंकि दिस इज़ ह्यूमन लाइफ. बच्चे की नीड क्या है, बच्चे का फील क्या है, पेरेंट की नीड, पेरेंट के फील, पेरेंट के चैलेंजेस, सोशल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, इतने सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलके हमारी लाइफ को बनाते हैं. तो परफेक्शनिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो इस कंडीशन में पेरेंट और चाइल्ड दोनों के अंदर में बहुत सारे मैं बोलूँगी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ रह जाते हैं. कई बार बच्चे के बिहेवियर से पेरेंट हर्ट होते हैं. कई बार बच्चे कुछ ऐसी चीज़ों को होल्ड करके बैठे होते हैं, चाहे वो उनके चाइल्डहुड मेमोरी से रिलेटेड हो या एडोलसेंट एज हो. तो मैं यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँ क्योंकि कुछ वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बात की, मगर ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो हमें लाइफ लॉन्ग परेशान करता है और उसका इम्पेक्ट पूरी लाइफ पड़ता है. और फिर हमारे जो टीनेजर लाइफ में हमारे जो इश्यूज़ आते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं, जहाँ एक इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत फ्रेंड्स की होती है, फ्रेंड्स के एक्सेप्टेंस की होती है. और इस कॉम्पिटिटिव टाइम में जहाँ फ्रेंडशिप कम हो करके कंपटीशन, जेलसी का रेस ज़्यादा हो गया है, वहाँ एक फीलिंग ऑफ लैकिंग, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग अंडरस्टूड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. तो ये सारे सिचुएशन के कारण जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है या जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, वो कन्फ्लिक्ट हमें 3 तरह के स्टेट में ले जाती है. हमें या तो वो फाइटिंग मोड में ले जाती है, या तो वो फ्लाइट के मोड में ले जाती है, या फिर हमें वो फ्रीज़ के मोड में ले जाती है. और यही रिस्पॉन्स छोटे बच्चे भी देंगे, एडोलसेंट्स भी देंगे और बूढ़े भी देंगे. फाइट के मोड में हम 2 तरीके से करेंगे, लाइक पॉजिटिवली फ़ाइट करेंगे, नेगेटिवली फ़ाइट करेंगे. जब हमें ये फील हो रहा है कि मैं एग्जैक्टली वैसा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ जैसा मैं करना चाहती हूँ या जैसा मेरे अंदर पोटेंशियल है और मुझे बहुत कुछ आगे करना है और कर सकती हूँ, तो वैसे कंडीशन में हम
फ़ाइट के मोड में होंगे, पॉजिटिव फ़ाइट के मोड में, तो हम सेल्फ हेल्प बुक में जाएंगे, हम जिम्स में जाएंगे, हम योगा करेंगे, हम फ्रेंड्स बनाएंगे, और हर वो एक्टिविटीज़, वो वर्कशॉप्स या अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू लाइफ को स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, अपने लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। और ऑफ कोर्स इन कोशिशों से बहुत हद तक हमें हेल्प मिलती है। नेगेटिव अगर हम इसको अप्रोच करेंगे तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, सेल्फ क्रिटिसिज्म वाले स्टेट में रहेंगे। हर जगह लोगों को दोष देंगे, खुद को दोष देंगे, किस्मत को दोष देंगे, और चिड़चिड़े से रहेंगे, किसी से भी ढंग से बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर एक लड़ाई चल रही है, और वो लड़ाई इस लेवल पे चल रही है कि वो बाहर इस फॉर्म में आ रही है। आप इंटरनली एक पीसफुल, एक हैप्पी सोल हो और उसी के लिए स्ट्राइव कर रहे हो, और वो नहीं मिल रहा है, तो उसका ये बिहेव है। जब हम फ्लाइट के मोड में होते हैं तो हम चीज़ों को बेसिकली हटाना चाहते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना नहीं चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का पेरेंट से शिकायत है या अपने पास्ट से शिकायत है, वो जानता है कि उस पास्ट को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता है। जैसे कई बार सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है, बुल्ली का केस होता है, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग अंडरस्टूड बाय द पेरेंट्स वाला केस होता है, तो वहाँ पे वो किसको शेयर करें? हु विल बी देयर? कई बार उन्हें लगता है मैं ही गलत था या मैं ही गलत थी, तभी तो पेरेंट्स ने ऐसा किया, या पेरेंट्स के बारे में ऐसा सोचना कितना गलत है। तो इस सिचुएशन से माइंड ऑटोमेटिकली फ्लाइट के मोड में आ जाता है, वो उस विषय में सोचना, बात करना नहीं चाहता है। और इसका तरीका क्या है? मगर अगर अंदर में कोई पेन है, फॉर एग्जांपल आप एकदम एब्सोल्युटली हेल्दी पर्सन है और एक पर्सन है जिसके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में थोड़ा दर्द है, आप क्या उस पर्सन के बराबर फंक्शनिंग होंगे जो एब्सोल्युटली हेल्दी है, फिट है, फाइन है? नहीं। और अगर आप उतना काम कर भी लोगे तो अंदर में पेन तो रहेगा ही ना। तो सेम थिंग इज़ देयर। जब दिमाग में कन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो फ्लाइट के मोड में ले जाता है, और उस मोड में हम क्या करते हैं कि चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, उस विषय में सोचना नहीं चाहते, उस विषय में बात नहीं करना चाहते, उस थॉट को दिमाग में नहीं आना देना चाहते। बोलते नहीं, भूल जाओ, उसने बेवफाई की, हम तो उसे भूल जाएंगे, या भूला नहीं जाता तो फिर क्या है तरीका? एडिक्शन में चले जाएंगे, टाइम पास करना शुरू करेंगे, फ्रेंड्स के साथ दिन भर गप्पे हाँकेंगे, रील्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, इधर उधर टहलते रहेंगे, मतलब कुछ ऐसा करते रहेंगे जिसमें आप एग्जैक्टली एंगेज्ड हैं, मगर वो प्रोडक्टिव नहीं है। आपको पता भी नहीं आप क्यों कर रहे हो, बस कर रहे हो, क्योंकि वो करते रहने में दिमाग सोचना बंद कर देता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्रीज, भागना। बच्चे भी कई बार, एडोलसेंट्स जो होते हैं, वो मोबाइल में घुस रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुशी चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। इसका दूसरा रीज़न भी होता है कि हम में से ज़्यादातर लोग मोबाइल में जा रहे हैं बिकॉज़ उसका अपना एक पूरा स्टोरी है कि मोबाइल से जो रेडिएशंस आ रहे होते हैं, जो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है हमारे विजुअल, ऑडिटरी और बाकी चीज़ों का, उसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जो वीडियोज़ वो हमें डोपामीन, सेरोटोनिन के पूरे गेम को चेंज कर रहे होते हैं, तो हमें फील गुड फैक्टर भी मिल रहा होता है, तो फिर हम भाग रहे हैं। सिंपली हमें इस समय फील गुड हो रहा है और हम उन मेन प्रॉब्लम की ओर नहीं देख रहे हैं। एंड थर्ड इज़ फ्रीज। हम बातें करना बंद कर देते हैं। ये कुछ हद तक डिप्रेसिव होता है, डिप्रेशन काइंड ऑफ सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। हम लोगों से बातें करना बंद कर देंगे, हम एक्टिविटीज़ कम कर देंगे, अकेले अकेले रहना पसंद करेंगे, ना ही सोशल मीडिया में जाएंगे, ना ही सोसाइटी में जाएंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहना, सोचते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा सोते रहना, बेवजह का सोए रहना, लेटे रहना, पड़े रहना, कोई बात ही नहीं करना। ये सब साइन है कि अंदर कोई मरा हुआ चूहा है जिसकी दुर्गंध बहुत आ रही है, और आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, कई बार हमें नहीं पता होता कि वो मरा कहाँ है, उसकी बदबू कहाँ से आ रही है। तो वो जो मैंने बोला कि जो हम फाइट या फ्लाइट में करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हम उस प्रॉब्लम से बचने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। हम रूम में
रूम फ्रेशनर ला रहे हैं, हम फूल ला रहे हैं, हम सारे बेडशीट चादर पर्दे सब बदल दे रहे हैं, खिड़की खोल दिए, दरवाज़ा खोल दिए, उससे क्या होगा? वो कुछ टाइम के लिए वो स्टिंकी एयर वहाँ से जाएगा, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स बेटर होगा, मगर जब तक वो डेड बॉडी वहाँ है वो अपने फाउल स्मेल को तो क्रिएट करती रहेगी, वो दुर्गंध आती रहेगी। यानी कि जब तक में अंदर में कन्फ्लिक्ट है, जब तक में अंदर में कोई चीज़ पेनफुल है, तब तक और आप उसको सॉल्व नहीं करोगे तो ये सारे टास्क आपको 50%, हार्डली 50% का सपोर्ट देंगे, कई बार उससे भी कम। ऐसा नहीं है कि हेल्पफुल नहीं है, मगर हेल्पफुल है। और वो भी तब जब आप फाइट में पॉजिटिवली फाइट कर रहे हैं, मीन्स यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ बाय स्टडिंग सेल्फ हेल्प बुक, जिमिंग, योगा, ये सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं, साइंटिफिकली भी हेल्पफुल हैं। मगर ये प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट दिखाई देगा जब आप एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर पाते हो और उसको सॉल्व करते हो जो फंसा हुआ है, ठीक है। और ये जो फ्लाइट वाला है, जहाँ हम रील्स, वीडियोस या फिर ऐसे ही लोगों से बातें करके इधर उधर टाइम पास करके उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, उस वाले कंडीशन में फ्यूचर में वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। कोई ऐसा स्केप नहीं है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से वो घटेगा। तो बेसिकली ये मरा हुआ चूहा को निकालना ही होता है और तब जा कर के आपके सारे काम आपको एक्चुअली में स्टेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, स्टेट ऑफ एक्सीलेंस में लेके जा सकते हैं। और फिर ऑटोमेटिकली ये होना आसान हो जाएगा कि आप अपने पोटेंशियल पे पहुंच पाओ, आप वो सोच पाओ, वो कर पाओ जो आप एग्जैक्टली करना चाहते हो। और ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने बताया कि ये साइन है कि कहीं कुछ अंदर में कोई पुरानी चीज़ है जो सॉल्व नहीं हुई है, जिसको लेकर के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मे बी आपको वो पूरा नहीं पता होगा। वो पता करने का प्रोसेस कई बार साइकोलॉजिस्ट के साथ, आपके सबसे अधिक ट्रस्टेड लोगों के साथ, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, जिसके अंदर आपके लिए कोई जजमेंट नहीं हो, जिसके अंदर लाइफ को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के बायसनेस नहीं हो, वैसे लोग के साथ आप शेयर करके सॉल्व कर सकते हो। और भी कई सारे टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट द बेस्ट वे इज़ टू गो टू एन एक्सपर्ट। तो ये तो वो हुए कि जो ये इंडिकेट करते हैं, बट इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, जब हम किसी भी तरह के स्ट्रेसर में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, किसी भी मेंटल हेल्थ इशू को फेस कर रहे होते हैं, ख़ास करके तब जब हम होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस फील कर रहे होते हैं, जब हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि कोई हमें नहीं समझता, जब हमें ये लगता है कि मैं बेकार हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करती या नहीं करता, इस तरह के थॉट्स जब खुद के प्रति चल रहे होते हैं, जब बार बार आप लोगों को जज कर रहे होते हैं, रिजेक्ट कर रहे होते हैं, जब बार बार आपको ऐसा लग रहा होता है कि लोग आपको रिजेक्ट करते हैं या रिजेक्ट कर देंगे, तो उन सारे कंडीशन में एक कॉमन चीज़ देखी जाती है कि कहीं ना कहीं आप खुद भी खुद को रिजेक्ट कर रहे हो, आप खुद भी खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। खुद से पूछो कि जो लव, जो एक्सेप्टेंस, जो केयर आप दूसरे से चाहते हो, क्या आप अपने आप को उतना ही प्यार, उतना ही एक्सेप्टेंस, उतना ही केयर, उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही वैल्यू देते हो जो आप चाहते हो कि लोग आपको दें? क्या आप एग्जैक्टली ये फील करते हैं कि नहीं आप लायक हैं प्यार के, रिस्पेक्ट के, सक्सेस के, या वो चीज़ जो इस वक्त आपको चाहिए? या आप खुद ही एक ऐसे स्टेट में होते हैं जहाँ लगता है कि नहीं मेरे अंदर ही कोई कमी है? इट्स ओके टू फील लाइक दैट, बट इससे बाहर आना है हमें। अब तक अगर हम ये फील कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसको फील कर रही है और एक बहुत लंबे टाइम से हमें इतने लंबे जो सिलेबस हम पढ़ते हैं, 2-3 इयर्स के बच्चे को हम स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, कई बार 30-30 साल तक लोग पढ़ाई ही कर रहे होते हैं,
मगर इस पूरे प्रोसेस में कोई हमें ये नहीं सिखाता कि हमें खुद से प्यार कैसे करना है, हमें खुद को एक्सेप्ट कैसे करना है। हमें बार बार ये सिखाया जाता है कि दूसरे को रिजेक्ट नहीं करो, दूसरे को जज नहीं करो, दूसरे को प्यार करो। खुद से प्यार करना सेल्फिश है? बिल्कुल नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए। हमारे शास्त्र में आत्महिंसा को सबसे बड़ा अपराध कहा गया है, और आत्महिंसा में आत्महत्या सबसे जघन्य है। मगर जब आप खुद के प्रति क्रूर हो जाते हो, जब आप अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, वो भी आत्महिंसा है। जब आप खुद को बार बार नीच, अधम, पापी जैसे शब्द कहते हो, या फिर सिनफुल, पता नहीं आजकल कैसे कैसे स्टेटमेंट्स आते हैं जहाँ हम खुद को ही कर्ज कर रहे होते हैं, और लगता है कि हमें लोगों का थोड़ा सा सिंपैथी मिल जाएगा या हम एक्सेप्टेड हो जाएंगे लोगों के बीच में। नोइंगली अननोइंगली फैमिली से सीख करके हम खुद को कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली रिजेक्ट कर रहे होते हैं, और हमें कोई नहीं सिखाता कि हमें खुद से प्यार कैसे करना है। हमें बार बार ये सिखाया जाता है, ये बड़े हैं, इनका पैर छुओ, इनके रिस्पेक्ट दो, इनसे ऐसे बातें करो। हमें किसी ने नहीं सिखाया कि हमें खुद से बात कैसे करनी है। हमें किसी ने नहीं सिखाया कि जब पूरी दुनिया रिजेक्ट कर दे तो उसके बावजूद भी अगर आप अंदर से सही हो या आपका मोटिव सही है तो सर उठा के कैसे चलना है। और ये चीज़ें हमें भगवत गीता सिखाती है, ये चीज़ें हमें हमारे शास्त्र सिखाते हैं, एंड थैंकफुली अब साइकोलॉजी भी सिखाती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ आपको कुछ नहीं करना, बस आप जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, मोटे हो, काले हो, पतले हो, लंबे हो, गोरे हो, अच्छा बोलते हो, बुरा बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, रिच हो, पुअर हो, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं या नहीं हैं, किसी भी कंडीशन में हो, जहाँ हो, जैसे हो, अगर उससे आपको कोई इशू नहीं, उसको लेकर के आपके अंदर कोई दुख या दिक्कत नहीं है, उसको लेकर के आप शान से कह सकते हो हाँ है तो है, उसको लेकर के आप शर्मिंदा फील नहीं करते हो, देन यू आर इन अ स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। यही पहचान है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता है कि मेरी ये कमियां और उन कमियों को दूर नहीं करना है। अगर आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या आपको पता है कि आप कई बार इमोशनली चार्ज्ड हो करके ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसके बाद आप खुद फंस जाते हो, और ये आपकी वीकनेस है, तो उसको एक्सेप्ट तो हमें करना चाहिए। और एक्सेप्टेंस हमें हेल्प करती है इन चीज़ों को चेंज करने में। कई बार हमें डर लगता है कि अगर हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम बुरे नहीं हो जाएंगे। नहीं हो गए आप बुरे। परिवर्तन के लिए सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना की ज़रूरत है। पता है जब हम लोग एडिक्टेड लोगों का मीन्स, मैं जब साइकेट्रिक क्लिनिक में थी तो वहाँ जो एडिक्टेड लोग आते थे ना, उनको डी एडिक्ट करने के लिए या उनकी इस लत को छुड़ाने के लिए जो चीज़ें की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो इंडिविजुअल ये माने कि हाँ उसको एडिक्शन है। और पता है ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं हमें कोई एडिक्शन नहीं, हमें एडिक्शन है ही नहीं, हम तो बस अपनी मर्ज़ी से पी लेते हैं, हम इसे जब चाहे तब छोड़ सकते हैं, या ये हमसे छूटेगी ही नहीं, ये बुरी थोड़ी है। तो हम अलग अलग तरह के कवर्स चढ़ा देते हैं उस पर और डिनाई कर रहे होते हैं। सिमिलरली हम अपने आप को पॉजिटिव या नेगेटिव कवर चढ़ा के अपने रियल बीइंग को डिनाई कर रहे हैं। लेट्स बिगिन अ जर्नी ऑफ एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं जो ये क्लियरली बताती है कि हमारी लाइफ में जितने सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो डिप्रेशन एंजाइटी ही है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट आज के डेट में मेंटल हेल्थ में वही कर रहे हैं। और उस डिप्रेशन, उस एंजाइटी का एक कारण सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ हेट्रेड और लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। ऐसे कई स्टडीज़ हैं। जब हम भगवान बुद्ध की को स्टडी करते हैं, जब हम गीता को, रामायण को ढंग से समझते हैं, तो उसमें भी ये मैसेजेस छुपे हुए हैं दैट यू शुड एक्सेप्ट योरसेल्फ, यू शुड बी एब्सोल्युटली ओके विद हु यू आर एंड हाउ यू आर, एंड देन यू कैन स्टार्ट अ जर्नी ऑफ बिकमिंग द वन यू वांटेड टू बी। तो अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतनी सारी चीज़ों को नहीं डाल सकती हूँ, या और इसके बारे में कुछ जानना,
तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं कि हम एक्चुअली में सेल्फ़ एक्सेप्टेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं जिससे सेल्फ़ एक्सेप्टेंस हमारा बढ़े, सेल्फ़ लव को कैसे बढ़ाया जाए, सेल्फ़ क्रिटिक को कैसे कम किया जाए। सो लेट्स बिगिन द जर्नी of loving yourself, liking yourself, and being yourself. Have a wonderful time ahead. Take care. Bye bye.